नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार लाइक करते चलो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर करते चलो, और जो लोग पहली बार है चैनल को वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा। पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को क्या करोगे, सेशन को लाइक करोगे, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर करोगे। जो लोग पहली बार हो वो सभी लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन क्या हो जाए, आपको सबसे पहले मिल जाए करे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग ये सारा काम कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है तो कहां पर स्थित है? बांदा में, इटावा में, बरेली में या फिर झांसी में? पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। जल्दी से भैया बहन लोग सभी लोग आंसर करना शुरू करो। पहले प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2014 में हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और स्थापना हुई है 2014 में। ऑप्शन क्या होगा? डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कुल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कितनी जो है आपकी क्या है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, कितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, उनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 6 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब मैं आपको सभी के नाम बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उन सभी विश्वविद्यालयों के स्थापना वर्ष लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। तो देखो, एक तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय, ये झांसी वाला हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका आपको स्थापना वर्ष लिखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसका स्थापना वर्ष आपको लिखना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना वर्ष आपको लिखना है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी क्या है? तो ये भी आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना वर्ष आपको लिखना है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है ये भी आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो देखो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, कौन कौन से? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीएचयू केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय जो कि झांसी में है, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में आप लोग कमेंट करके सभी विश्वविद्यालयों के नाम और स्थापना वर्ष लिखते चलना। ठीक है भाई बात। चलिए दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइएगा। यहां पर आपको 4 नहरों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की नहर नहीं है। हनुमानगढ़ नहर, माता टीला नहर, बेतवा नहर या फिर धसान नहर? बताइएगा कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की नहीं है। जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग इस सेशन को क्या करो, सेशन को एक बार लाइक करो, सेशन को एक बार शेयर करो। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की जो है राज्य की नहर नहीं है। अगर ये उत्तर प्रदेश की नहीं है तो फिर कहां की है? तो ये ध्यान रखना, ये राजस्थान की नहर है। ठीक है, कहां की नहर है? तो राजस्थान की अत्यंत महत्वपूर्ण नहर है। कौन सी? हनुमानगढ़ नहर। ऑप्शन क्या होगा यहां पर दूसरे प्रश्न का? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हनुमानगढ़ नहर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है कब जोड़े गए? देखो प्रस्तावना में अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना में कुल तो 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो एक तो देखो समाजवादी है, एक है पंथ निरपेक्ष, और एक कौन शब्द है? और एक है अखंडता। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल आपसे जो है 3 शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर प्रश्न में आपसे 2 ही पूछा गया है कि बस इन्हीं दोनों को बता दो, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस वर्ष जोड़ा गया है। तो फिलहाल आपको यही 2 बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? तो ध्यान रखना 42वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संशोधन होगा? तो 42वां संशोधन होगा 1976 1976 के द्वारा क्या किया गया है? इनको जोड़ा गया है। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? चलिए तो जल्दी से बताना। डेली हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे, जीके जीएस के 30 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, और ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जुड़ना ना भूलिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे सेशन के साथ, और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक शेयर करते चलो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो यहां पर मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। ठीक है, किसके प्रति? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करना, 5वें प्रश्न का आंसर करना। भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद जब लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइएगा। भारत में लोकहितवाद का जनक किसे माना जाता है? जब भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है तो इसमें जब लोकहितवाद लाया गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे, पी.एन. भगवती थे, हीरालाल जी कानिया थे, या फिर पी. सदाशिवम थे? क्या हो जाएगा? 5वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे पी.एन. भगवती। ऑप्शन बी, जितने लोग एक बार फिर से जितने लोग ऑप्शन बी करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। पी.एन. भगवती को भारत में लोकहितवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये लोकहितवाद है ये किस देश से लाया गया है, अगर देश आपसे पूछ ले तो देश आपका हो जाएगा कौन सा? अमेरिका हो जाएगा। लोकहितवाद को अमेरिका से लाया गया है। 6वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 6वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गांधी जी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? बताइएगा। 6वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चंपारण, खेड़ा, बारदोली या फिर असहयोग? क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग आंसर करना, 6वें प्रश्न का आंसर करना। चलिए जल्दी से आंसर करते चलो भैया, जल्दी से आंसर करते चलो। देखो यहां पर जितने लोग चंपारण कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, चंपारण गलत हो जाएगा। प्रश्न को आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना। देखो गांधी जी का पहला आंदोलन अगर पूछा गया होता तो हम लोग चंपारण करते, लेकिन यहां पर प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन पूछ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधी जी का था वो था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो जितने लोग चंपारण करोगे बिल्कुल गलत हो जाओगे। गांधी जी का पहला आंदोलन पूछता तो चंपारण होता, लेकिन पहला राष्ट्रीय आंदोलन पूछ रहा है, और राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी का जो पहला था वो था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 7वें प्रश्न का आंसर करेंगे। पंचायती राज प्रणाली जो है ये क्या है भाई? पंचायती राज प्रणाली जो है ये क्या है? स्थानीय शासन है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम लोग पंचायती राज की बात करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे, अगर हम लोग भाग की बात करें तो भाग क्या होगा? तो भाग हो जाएगा 9। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ ले, अनुसूची पूछ ले, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुसूची पूछ ले तो अनुसूची क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, अनुसूची 11 और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और ये क्या है? तो ध्यान रखना ये स्थानीय स्वशासन है। ऑप्शन क्या होगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन सी आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो ये स्थानीय स्वशासन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है, बताइएगा। तो पिच ब्लेंड जो है ये किसका मुख्य स्रोत है? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम? क्या करेक्ट आंसर होगा? 8वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। पिच ब्लेंड
बताइएगा। पिच ब्लेंड किसका मुख्य स्रोत है? यूरेनियम का, थोरियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनियम का। ठीक है, किसका पिच ब्लेंड किसका मुख्य स्रोत है? तो यूरेनियम का मुख्य स्रोत है। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में एक ही जिला है जो क्या करता है, जो यूरेनियम का उत्पादन करता है। वो जिला कौन सा होगा? तो वो जिला होगा ललितपुर, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो यूरेनियम का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न। ठीक है, आसान प्रश्न आप लोगों के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, 10 दिसंबर, 15 मई या फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताना, बच्चा बच्चा जानता है इस प्रश्न का आंसर। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 जून को। ठीक है, कब? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर स्थित है? अब देखो प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, प्रश्न बहुत आसान है। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर स्थित है? अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोरोमंडल तट है कहां पर। तो कोरोमंडल तट आपको पता है ये कहां पर? तमिलनाडु में है। ठीक है, कोरोमंडल तट कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो अब देख लो भाई, तमिलनाडु में कौन कौन से हैं। तो देखो, विशाखापट्टनम की अगर हम लोग बात करेंगे, विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश में है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, एर्नाकुलम की अगर हम लोग बात करेंगे, एर्नाकुलम जो है ये आपका केरल में है, तो ये आपका होगा नहीं। रत्नागिरी की अगर हम लोग बात करेंगे, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, तो ये होगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नागापट्टनम। ठीक है, कौन सा नगरीय केंद्र कोरोमंडल तट पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, नागापट्टनम, जो कि तमिलनाडु में यही स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रश्नों को आसान कर सकते हो और प्रश्नों का आसानी से आंसर कर सकते हो। 11वें प्रश्न का आंसर करना, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। बताइएगा, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? चित्रकूट जलप्रपात, देखो चित्रकूट जलप्रपात जो है इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? तो नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। और ये कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात जो है ये कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और किस राज्य में है? ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में है चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं और ये इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं भाई। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा की अगर हम लोग बात करेंगे, जीएमटी की बात करेंगे, तो ग्रीनविच रेखा जो है ये आपकी हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? और भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गुजरती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? 12वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करते चलो भाई। 12वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं कहां पर? ऑप्शन बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ठीक है, कहां पर? अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो ये अटलांटिक महासागर है ये क्या करता है? तो ये एस के आकार की आकृति बनाता है। अटलांटिक महासागर जो है ये क्या करता है? एस के आकार की आकृति बनाने वाला महासागर है अटलांटिक महासागर। 13वें प्रश्न की तरफ बात करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो देखो आपको क्या किया गया है, एक तरफ आपको जनजातियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रश्न बहुत आसान है, बस ध्यान देने की थोड़ी सी आपको आवश्यकता है। चुआर जनजाति मिदनापुर, कोल जनजाति छोटा नागपुर, रामोसा जनजाति पश्चिमी घाट, थारू जनजाति महाराष्ट्र। क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है थारू जनजाति जो है ये कहां पर? ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, थारू जनजाति कहां पर आपको मिलती है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है, यहां पर आपको थारू जनजाति देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना था कौन सा गलत है। गलत है आपका ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी करो या फिर क्या करेंगे? करो या मरो का नारा देंगे। ठीक है, गांधी जी क्या करेंगे? करो या मरो का नारा देंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो शुरुआत कहां से हुई है?
शुरुआत कहां से हुई है? 8 अगस्त 1942 मुंबई, 15 अगस्त 1942 नई दिल्ली, 7 अगस्त 1942 लाहौर या फिर 7 अगस्त 1942 कोलकाता। 14वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी से आंसर करना। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीतांबरी एक प्रजाति है, बताइएगा पीतांबरी किसकी प्रजाति भाई? सूरजमुखी की, अलसी की, मूंगफली की या फिर पीली सरसों की? पीतांबरी किसकी प्रजाति हो जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। पीतांबरी एक प्रजाति है, तो किसकी है प्रजाति है? जल्दी से सारे लोग बताना। और बाद में देखो जितने लोग जुड़ रहे हो, सेशन को क्या करो, सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करते चलो, ठीक है। सेशन को क्या करना है? सेशन को लाइक करना है और सेशन को क्या करना है? सेशन को शेयर करते चलना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पीली सरसों। पीतांबरी किसकी प्रजाति है? तो पीली सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? अगर लोकसभा में हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? कितने सदस्य सहमति देंगे तभी हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? 50, 80, 100 या फिर 1/3? जल्दी से 16वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जल्दी से बताइएगा, 16वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 50। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। तो जितने लोग ऑप्शन ए करोगे, आंसर करोगे, बिल्कुल आप लोग एकदम करेक्ट हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिकेट विश्व कप के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा। तो क्रिकेट विश्व कप अभी अपने यहाँ भारत में जो है क्रिकेट विश्व कप हो रहा है और आज तो भारत का मैच भी है। ठीक है, इंडिया वर्सेस किसका? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी है। ठीक है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी है। और बताना क्रिकेट विश्व कप के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो यहां पर एक बात ध्यान देना, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, जो भी क्रिकेट विश्व कप हो रहा है इसमें भारत की तरफ से भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो भारत के राजदूत बनाए गए हैं शाहरुख खान। ठीक है, कौन बनाया गया है? अगर भारत की तरफ से बात करेंगे, भारत की तरफ से भारत की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एम्बेसडर किसको बनाया गया? राजदूत किसको बनाया गया? तो शाहरुख खान को बनाया गया। लेकिन जब हम वैश्विक राजदूत की बात करेंगे, जब हम वैश्विक राजदूत की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इस विश्व कप का जो वैश्विक जो राजदूत बनाया गया है वो बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जो वैश्विक राजदूत है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपेगा। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल विजेता क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहां पर यही वाला क्रम आपका सही है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, तो ये हो जाएगी महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका हो जाएंगी। अगर आपसे फ्रेंच ओपन की बात करेगा तो फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता हो जाएंगी एगा स्विटेक हो जाएंगी। अगर आपसे विंबलडन की बात करेगा तो विंबलडन में जो महिला एकल विजेता है वो है मार्केटा वेंड्रोसोवा हो जाएंगी। और आपसे अगर यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन की बात करेगा, यूएस ओपन या फिर आपसे क्या कर लेगा, आपसे अमेरिकन ओपन की बात कर लेगा तो हो जाएगी कोको गॉफ। तो ये चारों नाम आप याद रखना। देखो इसीलिए मैंने इस क्रम में रखा है ताकि आप आसानी से याद कर सको। ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्यना सबालेंका, फ्रेंच ओपन एगा स्विटेक, विंबलडन मार्केटा वेंड्रोसोवा और यूएस ओपन अमेरिकन ओपन कोको गॉफ। तो चारों लोगों के नाम याद रखना, ये चारों महिला एकल विजेता बनी हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की बात करेंगे, हैदराबाद, इंदौर, आगरा या फिर पुणे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो स्वच्छ वायु की बात करें या फिर स्वच्छ शहर की बात करें, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कौन? इंदौर। और जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा निश्चित रूप से मान लेना वो आपका प्रश्न एकदम सही होगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? इंदौर। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी है? 20वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी इन्होंने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी है। आपको संख्या बतानी है कि कितनी संख्या है इस अमृत भारत स्टेशन की, 408, 508, 608 या फिर 708। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 508। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 508 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली, ग्वालियर, चेन्नई या फिर कोलकाता? चलिए 21वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली, ग्वालियर, चेन्नई, कोलकाता? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। 22वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? अब ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न कौन गलत करेगा भाई? क्या ये प्रश्न कोई गलत कर सकता है? एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत? तो क्या हो जाएगा? तो अपना प्यारा भारत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना प्यारा भारत जो है ये विजेता रहा है। ठीक है, चलो 23वें प्रश्न की बात करेंगे। 2023 में भारत के किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया गया? अब देखो प्रश्न में यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, भारत का क्या कह रहा है? भारत का पहला कह रहा है, और अगर पहला है तो फिर क्या हो जाएगा? अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो 2023 भारत के किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया गया? कर्नाटक, गोवा, हरियाणा या फिर केरल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी, केरल राज्य, केरला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहां किया गया है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर या फिर भोपाल? 24वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है 2023 में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ये किस राज्य में स्थित है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने लोग ऑप्शन ए आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। असम में ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है। 26वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब का निर्माण कहां किया जा रहा है? जल्दी से सारे लोग बताना। नोएडा, लखनऊ, इंदौर या फिर नई दिल्ली? तो क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब, इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सूचना प्रौद्योगिकी हब, तो ये निर्माण हो रहा है कहां पर? बुलडोजर बाबा के यहाँ, मतलब कि कहां पर? अपने यहाँ लखनऊ में सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जैसे ही कोई खुरापात कोई करे उसकी सूचना तुरंत योगी जी को मिले और योगी जी तुरंत क्या कर दें? बुलडोजर चलवा दे। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब जो है ये कहां पर बनवाया जा रहा है? ये बनवाया जा रहा है लखनऊ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 27वें प्रश्न का आंसर करना। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या बात की थी? पिछले सेशन में हम लोगों ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? अल्लू अर्जुन थे, पुष्पा मूवी के लिए। अभी आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कंगना रनौत है, कृति सेनन है, आलिया भट्ट है या फिर दीपिका पादुकोण है? क्या हो जाएगा? 27वें प्रश्न का आंसर करना है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हो जाएंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आप सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलिया कौन हो जाएंगी? आलिया भट्ट हो जाएंगी। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। आगे बढ़ेंगे। आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपनी पहली शाखा खोली है? अब देखो यहां पर क्या है, प्रश्न में कहा गया है पहली। ठीक है, आईआईटी मद्रास अपनी पहली शाखा किस देश में खोला है? केन्या, तंजानिया, मोरक्को या फिर दक्षिण अफ्रीका? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताना। केन्या, तंजानिया, मोरक्को या फिर दक्षिण अफ्रीका? किस देश में आईआईटी मद्रास अपनी पहली बार अपनी शाखा खोलने जा रहा है? तो क्या होगा? अपना कैंपस खोलने जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तंजानिया में। आगे बढ़ेंगे 29वें प्रश्न की तरफ। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? बताइएगा। ठीक है, हंगर इंडेक्स की बात करेंगे। 101, 106, 107 या फिर 112? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। देखो यहाँ पर 112 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 111 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 111 होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कितना? हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो क्या है? 111 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको चेक भी कर लेना, वैसे फिलहाल 111 ही है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस का निर्माण किस राज्य में किया गया? 30वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। स्टैच्यू ऑफ वननेस का निर्माण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? क्या
करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताना, जल्दी से सारे लोग बताना। स्टैचू ऑफ वननेस की बात करेंगे तो किस राज्य में निर्माण किया गया है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना। तो स्टैचू ऑफ वननेस जो है ये किसकी मूर्ति है? तो ये जगत गुरु जो है शंकराचार्य जो है, तो शंकराचार्य की मूर्ति है। और इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछ ले तो ऊंचाई हो जाएगी 108 फीट ऊंची हो जाएगी, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पर? तो ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। 30 प्रश्नों की हम लोगों ने बात की। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक करना है, सेशन को एक बार शेयर करना है, और जो लोग पहली बार है वो सभी लोग क्या करेंगे? तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।